नमस्कार। ITN न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपकी बात हमारे साथ के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बदायूं की एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप वरिष्ठ कवियों की श्रेणी में आते हैं। आपके द्वारा अनेक पुस्तकों का संपादन किया गया है। आप साहित्य की लगभग हर विधा में सिद्धहस्त हैं लेखन में, और आपने काव्य की लगभग हर विधा में बहुत अच्छी रचनाएं समाज को दी हैं। ऐसी अजीमोतरीन शख्सियत जनाब महेश मित्र साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे चर्चा करेंगे बदायूं के साहित्य की, उनके साहित्य की, उनके कार्यों। आदरणीय महेश मित्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि विदित है कि हमारा बदायूं साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है। यहां से लगभग हर विधा के साहित्यकार मौजूद रहे हैं, और विशेष तौर पर काव्य विधा में यहां पर एक आदिकाल से बहुत ही अच्छा लेखन रहा है। चाहे वो जनाब फानी बदायूनी साहब हों, शकील बदायूनी साहब हों, और उसके दौर के बाद एक दौर यहाँ पर प्योर हिंदी का जब आया तो डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी जी, डॉक्टर उमेश शंकदार जी ने पूरे हिंदुस्तान में क्या और विदेशों तक में अपनी साहित्य कलम का लोहा मनवाया। ऐसे दौर में वर्तमान में हमारी साहित्य विधा किस दिशा में है? आपके द्वारा, आपके सृजन के माध्यम से समाज को क्या दिशा दी जा रही है? साहित्य का क्या संवर्धन किया जा रहा है? इन विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, और इसके बारे में आप पहले स्वयं अपने बारे में बताएं कि आपने क्या किया है इस क्षेत्र में। मैं सन 1983 से काव्य जगत से जुड़ा हूँ। सबसे पहली रचना मैंने 1983 में लिखी थी 2 अक्टूबर पर, और वो गीत था आज का दिन 2 अक्टूबर का, कितना सुंदर और महान, आज के दिन ही जन्मे गांधी, धन्य हुआ था हिंदुस्तान, जहाँ विदेश बापूजी ने उच्च स्तर की शिक्षा पाई, खान पान और रहन सहन की स्वदेश नीति अपनाई, तोड़ी प्रतनता की बेड़ी, सत्य अहिंसा का दर ध्यान, आज का दिन 2 अक्टूबर का, कितना सुंदर। और ये आपकी पहली रचना थी और देश के लिए समर्पित थे। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका इस दिशा में क्या योगदान रहा, क्या लेखन रहा, उसके बारे में भी संक्षेप में आप बताएं तो बेहतर रहेगा। इस रचना के बाद अगस्त 1986 से मैंने नियमित रूप से कविताएं लिखना शुरू की, और ऐसा सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि तब से निरंतर मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने गीत लिखे, उसके बाद मुक्तक लिखे, फिर उसके बाद छंद, दोहे, गजल। मैं अपनी 5 काव्य विधाओं में अपनी बात को कहता हूं। जैसा कि अभी आपने बताया, लगभग 40 वर्ष आपके लेखन को हो गए हैं, और आप बताएंगे कि आपने किन किन विधाओं में लिखा है? गीत लिखे हैं, गजल लिखी है, मुक्तक, छंद और दोहे। 5 विधाओं में मैंने काव्य लिखा है। अपनी बात को इन्हीं 5 विधाओं में अधिकतर कहता हूं। वैसे मैं मुख्य रूप से भक्ति और श्रृंगार का कवि हूं, लेकिन समसामयिक कविताएं भी मैंने लिखी हैं, और एक मेरी पुस्तक जो है भक्ति काव्य 1914 में प्रकाशित हुई, श्रद्धार्चन के नाम। 2014 में श्रद्धार्चन के नाम से। और 2015 में गजल संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है एहसास का दरिया, जिसमें 78 गजलें हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि वैसे जैसा आपकी यहाँ जनपद में ख्याति है कि आप भक्ति और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों में आपकी गिनती होती है, बावजूद इसके आपने गजल, गीत, दोहे, मुक्तक सभी लिखे हैं। तो ये आपने जो धर्म के अलावा, धार्मिक रचनाओं के अलावा जो लिखे हैं, वो किन से प्रेरित होकर लिखे हैं और किस संदर्भ में लिखे हैं? समाज के लिए क्या दशा देने के लिए लिखे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। समाज की पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है,
देशभक्ति की बात कही है अपनी कविताओं में, गीत कहे हैं कि देशभक्ति के। उदाहरण के लिए, मेरा भारत बना विश्व की शान है, हर महाशक्ति देती इसे मान है। मेरा भारत बना विश्व की शान है, शांत का दूत बनकर खड़ा विश्व में, इसलिए मान इसका बढ़ा विश्व में। सैन्य शक्ति का अपनी हमें ज्ञान है। गजल आपने लिखी है? जी हाँ। और जहां तक मैंने सुना है बहुत अच्छी गजल, और मैंने सुना भी है आपको मंच पर। तो गजल में आपकी मुख्य विचारधारा क्या रही, मुख्य विचार क्या रहा आपका? गजल वैसे तो महबूबा से बात करने के लिए गजल कहा गया है जी। और पहले गजल जो थी महलों और से महखाने तक थी, लेकिन आज हिंदी के कवियों ने गजल को बहुत विस्तार दिया है और हर बात के लिए वो गजल के माध्यम से कहने में सामर्थ्य अपनी रखते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे बात करेंगे महेश मित्र जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब हम महेश जी से पुनः आग्रह करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपने राष्ट्रभक्ति के लिए लिखी, समाज के लिए लिखी, परिवार के लिए लिखी, आप कोई सामाजिक संदेश वाली कोई रचना अगर दो पंक्तियां सुनाएं दर्शकों के लिए। हर कठिन अब रास्ता आसान करते जाइए, हर कठिन अब रास्ता आसान करते जाइए, जिंदगी को एक खुला दीवान करते जाइए, हर कठिन अब रास्ता आसान करते जाइए। बहुत सुंदर। क्या आज के दौर में जो विसंगतियां हैं समाज में, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक उठापटक है, इस पर आपकी ओर से कुछ कहा गया है कभी? इस पर बहुत सी बातें कही हैं कविता के माध्यम से। अब जैसे कि एक गजल है कि ये गजल मैंने जाड़ों के समय में लिखी थी, जिसमें आपकी समाज की विसंगतियों की बात भी सामने आएगी। कहा है कि ठंड में घर से निकलते डर रहा है आदमी, ठंड में घर से निकलते डर रहा है आदमी, ठंड इतनी पड़ रही है मर रहा है आदमी, ठंड इतनी पड़ रही है मर रहा है आदमी। इसके अलावा आप जैसे भक्ति और श्रृंगार के मुख्य रूप से जाने जाते हैं कवि। जी हाँ। तो उसमें आपका आराध्य कौन है और किसके संदर्भित करते हुए आपकी रचनाएं हैं? दो पंक्तियां दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक भक्ति की बात है और श्रृंगार की बात है, तो मेरा मानना यह है कि जब हम श्रृंगार की बात करते हैं तो वो सांसारिक, ये मन जो है सांसारिक बंधनों में बांधता है और ये मानव प्रेम में बांध लेता है, और जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ जाते हैं। सृष्टि की रचना नहीं संभव बिना श्रृंगार के, एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सृष्टि की रचना नहीं संभव बिना श्रृंगार के, प्रभु कृपाविन हैं अधूरे काम सब संसार के, भक्त और श्रृंगार दोनों तृप्त करते मन हृदय, इसलिए मैं गीत गाता भक्ति और श्रृंगार। ये आपने भक्ति और श्रृंगार को जोड़ते हुए बात कही, बहुत सुंदर। श्रृंगार पर भी आपने कभी लिखा है? हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं मूलतः श्रृंगार और भक्ति का ही कवि हूँ, इसलिए श्रृंगार पर मैंने बहुत कुछ लिखा है। और एक छोटी सी गजल के लिए हमारे दो पंक्तियां श्रृंगार, मैं आपको श्रृंगार की एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। कहता हूँ कि जिंदगी आपके बिन अधूरी लगे, जिंदगी आपके बिन अधूरी लगे, आपका साथ हमको जरूरी लगे, जिंदगी आपके बिन अधूरी लगे,
चांद सा रूप उजले कंवल सा लगे, चांद सा रूप उजले कंवल सा लगे, देह की गंध मोहक कपूरी लगे, जिंदगी आप के बिन अधूरी लगे। बहुत सुंदर। मित्र साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जनपद में बहुत अच्छा लेखन चल रहा है। इस बारे में आपकी अपनी निजी राय क्या है कि वर्तमान में जो हमारे नवोदित कवि और शायर हैं, कैसा समाज को दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनसे क्या संभावनाएं हैं? हमारे जनपद के जो पूर्व में हमारे कवि हुए हैं, जैसे हमारे गुरु डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे, वो कवि थे, भारतवर्ष में सैकड़ों उनके शिष्य हैं। ऐसे ही उनके शिष्य डॉक्टर उर्मिलेश शंकरधार श्रृंगार के शुरू में बहुत अच्छे कवि रहे और उसके बाद फिर उन्होंने जो है ओज की रचनाएं लिखना शुरू कर दी और पूरे भारत में उन्होंने अपने काव्य का डंका बजा दिया। और पहले भी उनके टाइम में भी बहुत अच्छा लिखा जाता था, लिखने को आज भी लिख रहे हैं, लेकिन पहले जो युवा कवि या नवोदित कवि सीनियर वरिष्ठ कवियों के संपर्क में अधिक रहते थे और उनके सानिध्य में ही कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियों को अटेंड करते थे। पहले उनके पास जाते थे, उसके बाद गोष्ठी में उनके साथ जाया करते। आज बहुत बड़ा बदलाव है। आज वरिष्ठ कवियों के लिए कोई स्थान नहीं देना चाहता, बल्कि दो चार कविताएं लिखी और अपने को सीनियर कवि समझने लगते हैं। और वरिष्ठ कवियों की ये पीड़ा भी है आज के समय में कि युवा कवि और नवोदित कवि मिलने जाते ही नहीं। तो इसका प्रभाव कुछ काव्य जगत पर पड़ा है अपने जनपद के? इस बात का काव्य जगत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे सृजन पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्यों कि जब मिलते रहते थे, गोष्ठियों में जाते थे, नए नए संदर्भों में कविता करते थे, आज लोग आपस में ही नहीं मिलते हैं, तो कविता का सृजन भी पहले के मुकाबले प्रभावित हुआ है। कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब हम आगे पुनः महेश मित्र जी से कुछ जानकारी लेंगे। हाँ मित्र साहब, जैसा भी आपने बताया कि थोड़ा सा जो नवोदित हमारे कवि हैं जी, इनके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसकी वजह से काव्य जगत को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नवोदित कवियों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पूर्व के कवियों में मिलने जुलने की एक परंपरा जैसी थी, वो परंपरा अब बहुत ही उसकी गति धीमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उस परंपरा को कायम रखा जाए और वरिष्ठ कवियों से नवोदित और युवा कवि मिलते रहें और काव्य सृजन के साथ साथ जब वरिष्ठ कवियों का संपर्क में आते हैं, जब युवा कवि या नवोदित कवि, तो उनकी कविताओं में सुधार की ज्यादा गुंजाइश होती है। जब नहीं मिलते हैं तो जैसा लिख रहे हैं वही सही है। जैसा कि आपने अभी कहा, हमारे ये बहुत अच्छी वो रही है जो पूर्व में हमारे रहे हैं महारथी इसके काव्य जगत के जी। उस दौर की कविता में और आज की कविता में आपको कुछ उन्नति दिखाई दे रही है या अवनति? आज के जो नया युवा कवि लिख रहा है किस स्तर का लिख रहा है? जैसा मेरी जानकारी में है कि कुछ युवा कवि भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जी हाँ। तो हमारे जनपद के काव्य का भविष्य क्या है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर युवा पीढ़ी समझदारी से काम लेगी और अपने वरिष्ठ कवियों से मिलती रहेगी, उनके संपर्क में रहेगी, अपनी रचनाओं को उनके सामने प्रस्तुत करेगी, तो उसको सही और गलत का ज्ञान ठीक से हो सकता है। जब संपर्क में नहीं रहेंगे तो जैसा भी लिख रहे हैं ठीक है, वो समझते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पहले कभी बड़ी गंभीरता की बात होती थी तो उनकी कविताओं में गंभीरता झलकती थी,
जब श्रृंगार की संयोग श्रृंगार की बात होती थी तो ऐसा लगता था कि श्रृंगार टपक रहा है। और जैसे देखिए, मेरा मानना ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब एक गुरु शिष्य परंपरा का अभाव हो गया है, और ये निश्चित है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं परिपक्व होता। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, क्या ये परंपरा पुनः कायम करना चाहिए युवाओं के लिए? बिल्कुल, मैं इसी बात से सहमत हूँ कि आज जिस बात की कमी है वो यही है कि जब हम अपने सीनियर से नहीं मिलेंगे, कोई किसी को गुरु बनाने को तैयार नहीं है। कोई किसी को गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी से किसी प्रकार का सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच में रहता है उनकी कि जो हमने लिख दिया वही ठीक है। तो देखिए मित्रों, ये थे आज हमारे बीच आदरणीय महेश मित्र जी, जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनसे हमें बहुत अच्छी जानकारियां मिली, युवाओं के लिए कुछ संदेश भी आपने दिया। ये कार्यक्रम हमारा प्रत्येक रविवार प्रसारित होता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। प्रत्येक रविवार आपकी बात हमारे साथ में। अगले सप्ताह हम फिर एक किसी नए कलाकार के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। धन्यवाद। आप सबका पुनः एक बार स्वागत। नमस्कार।